नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 67 के साथ, जिसमें अपने को गुप्त साम्राज्य की बात चल रही थी और गुप्त शासकों का भाग 3 जो कि गुप्त शासकों के बारे में अंतिम भाग है। ठीक है, मैंने 2 कहा था लेकिन उसमें कवर नहीं हुआ, तो तीसरे भाग तक लाया हूं मैं इसको। आज ये परवर्ती गुप्त तक कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि जरा भी मेहनत चल रही है तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। पिछले लेक्चर्स जरूर पढ़िए तो कनेक्ट होंगे आप इससे। ठीक है, आज बात करनी है अगले शासक, है ना, श्री घचम सचम कुस्कम। तो कु मतलब कुमारगुप्त और इसकम मतलब स्कंदगुप्त, इन दोनों की बात करनी है आज। ठीक है, तो कुमारगुप्त का पीरियड है 415 से लेके 455 एडी तक। 415 से लेके 455 एडी तक कुमारगुप्त का पीरियड है। और इसके बाद इसने जो श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। एक मिनट दोस्तों, इसने क्या है, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। और कुमारगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त 2 तथा, ठीक है, चंद्रगुप्त की वाइफ जो है वो ध्रुव देवी, जो उसकी भाभी थी, उसका पुत्र था। क्योंकि रामगुप्त ने अपनी वाइफ ध्रुव देवी को शकों के पास छोड़ दिया था, तो ये चंद्रगुप्त उनसे छुड़वा के लाया था ध्रुव देवी को और उससे फिर ब्याह कर लिया था। तो कुमारगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त 2 तथा ध्रुव देवी का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुव देवी है, वो चंद्रगुप्त की पहली पत्नी नहीं है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है, ध्रुव देवी का पुत्र था। गुप्तकालीन सर्वाधिक 18 अभिलेख इन्हीं के काल से प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के काल से ही प्राप्त हुए हैं गुप्तकालीन सर्वाधिक 18 अभिलेख। बहुत सारे अभिलेख आएंगे, सारे अभिलेखों का एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा अभिलेख किस बात को बताता है यह भी मालूम होना चाहिए। तो सर्वाधिक 18 अभिलेख किसके उससे प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त से। ठीक है, फिर गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर इन्हीं के समय मिला है। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना, भरतपुर, राजस्थान से मिला है। 623 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना, भरतपुर, राजस्थान। तो बयाना देते हैं ना अपन किसी को, एडवांस देते हैं, तो एडवांस देने को क्या बोलते हैं? बयाना। तो मुद्रा दे दी अपन ने, बयाना क्या दे दी? मुद्रा दो बयाने में। बयाने मतलब एडवांस। जैसे कहीं रेंट पे कमरा लेते हैं तो अपन उसको एडवांस देते हैं। किसी चीज का एडवांस देना क्या कहलाता है? बयाना देना। तो बयाना मतलब मुद्रा। तो मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला है? बयाना, भरतपुर, राजस्थान से मिला है। कितनी मुद्राएं? 623 मुद्राएं मिली हैं। वत्स भट्टी द्वारा बनाया गया मंदसौर अभिलेख, तो इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख किसने बनाया है? वत्स भट्टी। तो कैसे याद होगा? भट्टी जो होती है, भट्टी मतलब फर्नेस, भट्टी में जो है मंद मंद सौर जल रही है, मंद मंद आग जल रही है भट्टी में। तो वत्स भट्टी, मंदसौर। जो मैं छोटे छोटे टेके बताता हूं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पक्का याद रहेगा आपको। ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम होता है आपका। ठीक है, तो वत्स भट्टी, तो भट्टी में मंद मंद सौर, सौर मतलब ज्वाला चल रही है। तो वत्स भट्टी द्वारा बनाया गया मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के शासनकाल का पता चलता है। तो सबसे पहली बात कि कुमारगुप्त के शासनकाल का पता किससे चलता है? तो वत्स भट्टी द्वारा बनाया गया मंदसौर अभिलेख। मंदसौर कहां है? मध्य प्रदेश में पश्चिम की तरफ। फिर बिलसाड़ अभिलेख एटा यूपी में गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त तक मिलती है। दूसरा 18 अभिलेख है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख 1 हो गया। दूसरा बिलसाड़ अभिलेख एटा यूपी। तो सबसे पहले ये याद रखना है आपको, बिलसाड़ अभिलेख कहां से मिला है? तो बिलसाड़, साण जो है, साण को ईटा से मारा, एटा से मारा, एटा से मारा साण को। ठीक है, तो एटा से मारा। तो बिलसाड़ अभिलेख एटा यूपी में गुप्तों की वंशावली मिलती है, इसमें कुमारगुप्त तक मिलती है। और वो वंशावली कहां खत्म हो जाती है? आके कुमारगुप्त तक। नेक्स्ट, कार्तिकेय मंदिर बनाना भी इसी में बताया गया है कि कुमारगुप्त ने कार्तिकेय, कुमार शब्द जो है वो कार्तिकेय के लिए यूज होता है। जो शंकर जी के 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय और छोटे पुत्र गणेश जी। तो बड़े पुत्र शंकर जी के कार्तिकेय को कार्तिकेय कुमार भी बोलते हैं, या सिर्फ कुमार भी पर्यायवाची है कार्तिकेय का। ठीक है दोस्तों, तो कार्तिकेय मंदिर भी किसने बनाया है? कुमारगुप्त ने। ये कहां से पता चलता है? बिलसाड़ अभिलेख से। नेक्स्ट, इनके सिक्कों पर मयूर तथा गरुड़ पर बैठे कार्तिकेय का अंकन है। कार्तिकेय की सवारी क्या है? कार्तिकेय की सवारी है गरुड़, है ना, या मयूर। ठीक है,
तो इनके सिक्कों पर मयूर या गरुड़ पर बैठे कार्तिकेय का अंकन है। ठीक है, ये कार्तिकेय इन्हीं का नाम है कुमार। मयूर शैली, अश्वमेध शैली, व्याघ्र शैली, अश्वरोही, गजारोही शैली के सिक्के हैं। मतलब इस तरीके से सिक्कों में इनका अंकन है। कहीं हाथी पे बैठे हैं, कहीं घोड़े पे बैठे हैं, कहीं शेर को मारते हुए दिख रहे हैं, कहीं अश्वमेध करा रहे हैं, कहीं मयूर पे बैठे हैं। इस तरीके की शैली, इस तरीके का अंकन इनके सिक्कों पर मिलता है। सिक्कों पर दो नाम मिलते हैं इनके, गुप्त कुलामल चंद, गुप्त कुलामल चंद तथा गुप्त कुल व्योम शशि। गुप्त कुल के आकाश का चंद्रमा, गुप्त कुल व्योम मतलब आकाश, शशि मतलब चंद्रमा, तो गुप्त कुल के आकाश का चंद्रमा बोला गया है कुमारगुप्त को। तो गुप्त कुल व्योम शशि और गुप्त कुलामल चंद, ठीक है, गुप्त कुल मिला के गुप्त कुल का चंद्रमा किसको बोला गया है? कुमारगुप्त का। तो ये सिक्कों पर दो नाम मिलते हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न आएगा। फिर नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया है? तो कुमारगुप्त ने। तो किसी विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेने जाते हो तो क्या बोलते हो? आप अपने नाम के आगे कुमार लिखते हो कि सीधा लिखते हो? मैं राजेश अग्रवाल लिखता हूं तो मेरे से पूछा जाएगा कि आप राजेश कुमार तो नहीं लिखते, राजेश कुमार अग्रवाल तो नहीं लिखते। तो कुमार कब यूज होता है? जब किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार ने बनाया है। और इस विश्वविद्यालय में जो भर्ती होती थी वो एंट्रेंस एग्जाम से होती थी उस समय, सोचिए आप, प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी उसके लिए। और इसी विश्वविद्यालय में समय के माप के लिए जल घड़ी स्थापित की है कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है और समय की माप के लिए जल घड़ी स्थापित की है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख पहले बता चुका हूं दोस्तों, गाजीपुर यूपी में है। गाजीपुर यूपी लिखा है मैंने, समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल रहा हूं, गाजीपुर यूपी। भीतरी स्तंभ लेख, गाजीपुर यूपी से कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख से क्या पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण के दमन हेतु कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। कितने अभिलेख देख लिए? 18 में से अपन ने मंदसौर, बिलसाड़, फिर इसके बाद भीतरी स्तंभ लेख 3 देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्कंदगुप्त की। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त की बात करते हैं 455 से 467 एडी तक। ठीक है, 450 से ऊपर निकल चुके हैं अपन, है ना। तो 455 से 467 इसके समय हूण, स्कंदगुप्त के समय ध्यान देंगे, हूणों का आक्रमण हुआ था। हूण खुशनवाज नाम के हूण का आक्रमण हुआ था। हूण कहां से आए थे? सबसे ऊपर से, मंगोलिया के उधर से। हूण के नीचे यूची, यूची के नीचे शक। ठीक है, तो यूची वालों ने शक को मारा तो शक भारत आए और 5 शाखाओं में बट गए। फिर हूणों ने किसको मारा? यूची को मारा, कुषाणों को मारा तो कुषाण भारत आए और फिर सबसे ऊंचे वाले हूण भी भारत आए। बारबेरियन जनजाति थी हूण, खाते कम थे, बिगाड़ते ज्यादा थे। जैसे चूहे हैं तो बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ी सी खाएंगे बाकी बिस्किट खराब कर देंगे। अनाज है, थोड़ा सा खाएंगे बाकी खराब कर देंगे। तो ये चूहे थे एग्जैक्टली, बारबेरियंस थे, बर्बर जनजाति थी हूण। ठीक है, इसी बर्बर जनजाति मंगोलिया के आसपास की ये बर्बर जनजाति है और इसी बर्बर जनजाति से अपने हानि को कम करने के लिए चीन ने मंगोलिया की तरफ उत्तर में चीन की दीवार बनाई थी कि ये जो बर्बर लोग हैं ये चीन में आके नुकसान न करें। खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान ज्यादा करते हैं। खाते कम है, नुकसान ज्यादा करते हैं हूण वाले। ठीक है, तो इसके समय हूण खुशनवाज का आक्रमण हुआ है स्कंदगुप्त के समय। ध्यान देंगे आप, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण खुशनवाज, जिसमें जो खुशनवाज से युद्ध का वर्णन जो है वो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर यूपी से मिलता है। तथा इस युद्ध में स्कंदगुप्त खुशनवाज से जीत गया, इसकी विजय का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। युद्ध हुआ हूण खुशनवाज के साथ स्कंदगुप्त का, इसका वर्णन किसमें मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख। तथा इस युद्ध में विजय मिली, इसका वर्णन किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। और इसके प्रशासक चक्रपालित, जो स्कंदगुप्त का राज्यपाल था गिरनार तरफ का, जो है आपका जूनागढ़ का जो प्रशासक था चक्रपालित, इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। मैंने ये अशोक के समय आपको पढ़ाया था। तो इसका राज्यपाल या इसका प्रशासक कौन था? चक्रपालित, स्कंदगुप्त का। और इसने सुदर्शन झील जो गिरनार पे स्थित थी उसका जीर्णोद्धार कराया था। नेक्स्ट है दोस्तों कहोम स्तंभ लेख।
कहोम स्तंभलेख कहां पे है? गोरखपुर यूपी में, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कहोम स्तंभलेख, कहो बोलते ना, बोलते कहो कैसे हो, तो कहोम, कहोम क्या चल रहा है? गोरख चल रहा है, क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है? कहोम गोरख, इस तरीके से। तो कहोम स्तंभलेख गोरखपुर यूपी के अनुसार इसने शक्रादित्य तथा देवराय की उपाधियां धारण की थी। तो शक्रादित्य और देवराय की उपाधि किसने धारण की है? स्कंदगुप्त ने। किससे पता चलता है? कहोम स्तंभलेख गोरखपुर यूपी से। इसी कहोम स्तंभलेख से ही पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भद्र नामक व्यक्ति द्वारा बनवाई गई हैं। इसका विवरण कहां मिलता है? कहोम स्तंभलेख गोरखपुर में। भद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियां बनवाने का विवरण है कहोम में। नेक्स्ट, हूणों ने दोबारा आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में किया। खुशनवाज के बाद फिर, ये खुशनवाज हार गया था, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। फिर खुशनवाज के बाद फिर से दोबारा हूण आए तोरमाण, और है ना, तोरमाण आया तो तोरमाण भी हार गया। चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नामक स्थान पर तोरमाण ने स्थापित किया है। चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नामक स्थान जो है वो तोरमाण ने ही स्थापित किया था, तोरमाण नामक हूण ने ही स्थापित किया है। चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया नामक स्थान, वैसे अपने आप पवैया किसको बोला जाता है? ग्वालियर वाले क्षेत्र को पवैया बोला जाता है। सागर वाले क्षेत्र को भी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर और सागर वाले क्षेत्रों को पवैया बोला जाता है। ठीक है। फिर ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि आगे चलकर तोरमाण का पुत्र, अब नेक्स्ट अभिलेख आ गया ग्वालियर अभिलेख, पवैया आ गया ना, पवैया मतलब मैंने बताया अभी कि ग्वालियर वाला क्षेत्र है, तो यहां ग्वालियर अभिलेख आ गया। तो ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि आगे चलकर तोरमाण का जो पुत्र था वो मिहिरकुल, जो कि शिव भक्त था, वो आक्रमण करता है स्कंदगुप्त पे। कौन आक्रमण करता है? ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल आक्रमण करता है, और इसने चीनी शासक सांग के यहां स्कंदगुप्त ने चीनी शासक सांग के यहां 466 एडी में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए एक राजदूत भेजा था। ठीक है। तो चीनी शासक सांग के यहां राजदूत किसने भेजा है? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाया था। ज्यादातर अपन यूपी में ही देख रहे हैं इनका, कहीं आप गाजीपुर देख रहे हैं, कहीं आप गोरखपुर देख रहे हैं। तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी को अयोध्या बनाया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्कंदगुप्त ने, स्कंद भी लगभग मेरे ख्याल से कार्तिकेय का ही पर्यायवाची है, थोड़ा कंफर्म करिए। और पार्वती को कहीं ना कहीं स्कंद माता बोला गया है, तो स्कंद शब्द भी मेरे ख्याल से कंफर्म करिएगा थोड़ा सा, कार्तिकेय का पर्यायवाची है। तो मिहिरकुल आक्रमण करता है। इसने चीनी शासक सांग के यहां 466 एडी में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए राजदूत भेजा, और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? अयोध्या। और इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। वृषभ मतलब नंदी, है ना, वृषभ मतलब सांड, नंदी, बैल। तो वृषभ शैली के सिक्के जारी किए। और इसी के बाद, स्कंदगुप्त के बाद, सबसे अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक यही था। इसके बाद परवर्ती गुप्त शुरू हो जाते हैं, जिसको लेटर गुप्तास बोलते हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? लेटर गुप्तास या परवर्ती गुप्त बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको ध्यान देना है तो स्कंदगुप्त में 3 हूणों का आक्रमण हुआ है, खुशनवाज, तोरमाण और मिहिरकुल। खुशनवाज, तोरमाण और मिहिरकुल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। खुशनवाज, तोरमाण और मिहिरकुल, इसको मैंने इनिशियल्स लेके बताया, खत्म। खा फॉर खुशनवाज, ता फॉर तोरमाण, मा फॉर मिहिरकुल, खत्म। खुशनवाज, तोरमाण और मिहिरकुल। मिहिरकुल जो है वो शिव भक्त था। अब परवर्ती गुप्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं परवर्ती गुप्त काल की। इसमें स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो पुरुगुप्त था। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी जहां से परवर्ती गुप्त काल शुरू होता है तो वो था पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त, ये शासक हैं। 2-2 लाइनें इनके बारे में देखते हैं। पुरुगुप्त
स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था, अर्थात कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। कुमारगुप्त का पुत्र है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई है, मतलब इसका क्या है कि दूसरी पत्नी से, कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी से प्राप्त पुत्र है। तो स्कंदगुप्त का सौतेला भाई अर्थात कुमारगुप्त फर्स्ट का पुत्र था। भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख कहां से मिला है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तो भीतरी स्तंभलेख के अनुसार इसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी था। इसकी माता का नाम क्या था? अनंत देवी था, और इसकी पत्नी का नाम चंद्र देवी था। वृद्धावस्था में इसने वैष्णव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था पुरुगुप्त ने। वृद्धावस्था में, अपने लेटर एज में इन्होंने वैष्णव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद कुमारगुप्त टू, सारनाथ अभिलेख, जो वाराणसी में सारनाथ अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। किसके बारे में? कुमारगुप्त टू के बारे में। बुद्धगुप्त के बारे में पता चलता है, परवर्ती गुप्तों में सबसे शक्तिशाली था। बुद्धगुप्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परवर्ती गुप्तों में सबसे शक्तिशाली था बुद्धगुप्त। और नालंदा महाविहार इसने दान में दिया था, श्री विक्रम की उपाधि ली थी। नालंदा महाविहार इसने दान में दिया था और श्री विक्रम की उपाधि ली थी बुद्धगुप्त ने। नरसिंहगुप्त बालादित्य की उपाधि ली थी और मिहिरकुल को पराजित किया था इन्होंने, नरसिंहगुप्त ने। मिहिरकुल का आक्रमण फिर से और बाद में भी होता है, तो नरसिंहगुप्त ने मिहिरकुल को भी पराजित किया था और बालादित्य की उपाधि ली थी। इसके बाद भानुगुप्त, 510 का जो एरण अभिलेख है उससे पता चलता है कि जो भानुगुप्त का मित्र था या मंत्री था गोपराज, तो गोपराज की हत्या हुणों ने कर दी थी। तो गोपराज की हत्या के बाद उसकी पत्नी ने सती कर लिया था। तो सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलते हैं। 510 सागर, एरण अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से प्राप्त हुआ है। तो 510 के एरण अभिलेख सागर से पता चलता है कि गोपराज की पत्नी ने सती किया था। गोपराज किसके साथ युद्ध में मारा गया था? हुणों के साथ। गोपराज किसका मंत्री था? भानुगुप्त का। फिर इससे नाराज होकर भानुगुप्त ने हुणों का सर्वनाश किया था, और भानुगुप्त द्वारा हुणों के सर्वनाश वाले युद्ध को ही स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वतंत्रता संग्राम। वैन्यगुप्त और कुमारगुप्त थर्ड के बारे में कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, और विष्णुगुप्त है अंतिम महान शासक है गुप्त वंश का। नालंदा से इसके मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं। नालंदा से इसके मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से ये गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासकों के बारे में पूरी बात हो जाती है, भाग तीन भागों में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन संस्कृति, गुप्तकालीन समाज, स्त्रियों की दशा, मुद्रा, व्यापार, संगीत, कला, वास्तुकला, इसके बारे में अगले 2-3-4 लेक्चर होंगे। ठीक है, लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर डालें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।